गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 25 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, लेकिन फिर एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। देन आफ्टर हम लोग उसके एक एक क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग मतलब प्रतिरोध वेल्डिंग होता है। देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मतलब माय डियर होता है प्रतिरोध वेल्डिंग। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क यूज की जाती है, और इलेक्ट्रिक आर्क के लिए एसी पावर यूज करते हैं माय डियर। साथ में हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। और जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो देखिए, जैसे एक हमारे पास ये प्लेट हो गई, अब दो प्लेटों को हमें जोड़ना है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग या तो लैप जॉइंट पे ही प्रोसेस की जाती है या तो फेस जॉइंट के लिए प्रोसेस किया जाता है। तो मोस्टली रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज किया जाता है लैप जॉइंट के लिए। अब लैप जॉइंट और बट जॉइंट क्या होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर रखी जाए तो उसे हम लोग लैप जॉइंट बोलते हैं। 3D में अगर आप देखें तो इस तरीके से ये प्लेट हो गई और इस तरीके से ये दूसरी प्लेट हो गई। एक प्लेट के ऊपर दो प्लेट को हमने रख दिया और आपस में वेल्ड करेंगे। बट जॉइंट क्या होता है, एक प्लेट इधर हो जाए और एक प्लेट इधर हो जाए। इस तरीके से दोनों प्लेटों को जब हम लोग आमने सामने रखकर जोड़ेंगे तो इसे माय डियर बट जॉइंट बोलते हैं। कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट, सारे जॉइंट मैंने बता रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लैप जॉइंट की बात करते हैं। लैप जॉइंट इसलिए रखते हैं क्योंकि थिन सेक्शन सीट को हम लोग जोड़ते हैं। थिन सेक्शन सीट की वेल्डिंग हम लोग करते हैं विद द यूज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए फिर से दिखाते हैं आपको इसका पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक हमारे पास इस तरीके से बेस होता है, एक बेस होता है, इसे हम लोग रॉकर आर्म बोलते हैं। इस पे एक टेबल होती है। अब इस टेबल पर माय डियर हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को रखते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया वर्कपीस 1 और इसके ऊपर ये हमने रख दिया वर्कपीस 2। अब ये दोनों वर्कपीस को हम लोगों ने रख दिया और ये जो टेबल होती है, देखिए ये तो आपका वर्टिकल आर्म होती है, वर्टिकल आर्म होती है। और ये आपका क्या होता है, बेस होता है या हॉरिजॉन्टल आर्म होती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं माय डियर, इसके साथ में ये जो हमारा होता है, इस पर ये जो टेबल हमारा होता है, इस टेबल पर वर्कपीस रखते हैं और यहाँ पर जब करंट ऑन करते हैं तो जो चक होता है वो मैग्नेटिक चक टाइप का यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, जिससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इस वर्कपीस को क्या करेगा, वो मैग्नेट चिपका लेगा। देन उसके बाद ये वर्कपीस इससे नहीं आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब कह सकते हैं मैग्नेटिक चक या मैग्नेटिक टेबल, मैग्नेटिक टेबल का यूज हम लोग करते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड इस तरफ लगाते हैं और ये वर्कपीस में पूरा टच होता है। एक इलेक्ट्रोड इस तरफ हम लोग लगाते हैं और ये भी ऐसा होता है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पावर सप्लाई। इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं और इस इलेक्ट्रोड को भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। एक को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल दे देते हैं, किसी दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल। जब हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं और एक कंप्लीट सर्किट बनने लगता है। और जब हम लोग माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो दो प्लेटों के बीच जब हम लोग रखते हैं, जैसे हम लोग दो प्लेट रखते हैं तो दोनों के बीच में स्मॉल गैप मिलता है। गैप इसलिए मिलेगा क्योंकि माइक्रो लेवल पे एक सरफेस प्लेन कभी नहीं होगी,
वो कुछ इस तरीके से पीक एंड वैली ऐसी बनाएगी। तो जब दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों के बीच में गैप होगा, उन गैप के बीच में जो एयर अवेलेबल होगी, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ड्यू टू एयर वहां रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ की एयर आयोनाइड होना शुरू होगी और आयोनाइड होकर हीटअप होगी, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और वह टेम्परेचर इन दोनों प्लेटों को मेल्ट करना शुरू करेगा। जब कुछ देर तक करंट फ्लो करेंगे, जब ये मेल्ट हो जाएगा, फिर हम लोग करंट को स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद इस वाले देखो यहाँ पे एक लगा देते हैं हम लोग, पंप टाइप का एक सिस्टम लगा देते हैं, एक पंप टाइप का सिस्टम लगा देते हैं, पिस्टन एंड सिलेंडर टाइप का, और यह इस पर प्रेशर फोर्स अप्लाई करता है, जिससे यह इलेक्ट्रोड नीचे की ओर दबाता है, इसको प्रेस करता है। पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, फिर इसे प्रेस करेंगे, जब यह सॉलिडिफाई हो जाएगा फिर प्रेशर को रिलीज कर देंगे और वर्कपीस को बाहर निकाल लेंगे। देन आफ्टर हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके के वेल्डिंग प्रोसेस को माय डियर हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इसमें जब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने इसके क्लासिफिकेशन बताया था रेजिस्टेंस, स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग और बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग का दो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, फ्लैश बट वेल्डिंग एंड अपसेट बट वेल्डिंग, और एक लास्ट में प्रिसीजन वेल्डिंग बताया था। अब आइए हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग माय डियर होता क्या है कि एक बार जब वेल्डिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उस समय एक वेल्डिंग परफॉर्म होने पे केवल सिंगल स्पॉट बनता है और दो प्लेटें आपस में जुड़ती हैं। ऐसी वेल्डिंग को हम लोग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। यह जो मैंने पहला इंट्रोडक्शन आपको दिया, यही पूरा का पूरा सेटअप हमारा स्पॉट वेल्डिंग कहलाता है। अब जैसे आपको सबसे अच्छा इसका सुटेबल एग्जांपल होता है, जो घरों में पानी पीने वाले स्टील के मग या जग हम लोग यूज करते हैं, उनमें जो उसकी हैंडल होते हैं, उस हैंडल को जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, ये आपके होते हैं, इस तरीके से आपका पानी पीने का एक बर्तन होता है। अब इसकी हैंडल लगानी है तो इस तरीके से हैंडल लगाते हैं। इस हैंडल को यहाँ पे और यहाँ पे स्पॉट से जोड़ देते हैं। कौन सी वेल्डिंग करके? स्पॉट वेल्डिंग करके। यह वेल्डिंग मिनिमम लगभग 0.1 सेकेंड में पूरी कंप्लीट होती है। पूरा का पूरा प्रोसेस वर्कपीस को ले आकर इसमें रखते हैं, सेटअप करते हैं, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं स्क्वीजी टाइम। देन उसके बाद वेल्डिंग करंट फ्लो करते हैं, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं, जितना देर तक करंट इसमें फ्लो होगा उस टाइम को हम लोग बोलते हैं वेल्ड टाइम। फिर वेल्डिंग हो जाती है, करंट को ऑफ करके प्रेशर को हम लोग लगाते हैं। तो जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब तक प्रेशर अप्लाई रहेगा, मीन्स जब तक ये सॉलिडिफाई नहीं होगा, तब तक के टाइम को हम लोग होल्डिंग टाइम बोलते हैं। उसके बाद प्रेशर रिलीज करके वर्कपीस को रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस होता है। अब इसमें मैंने आपको बता ही दिया था नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है। अच्छा, एक और बार बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखो, लगभग 10,000 से 1 लाख एम्पियर करंट यूज की जाती है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। उस वजह से जब इस इलेक्ट्रोड से बार बार वेल्डिंग करेंगे, हमारा ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड दोनों कांस्टेंट होते हैं, बार बार वेल्डिंग करेंगे तो इस दोनों इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर बढ़ता है, दोनों इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोड की स्ट्रेंथ वीक होगी और यह मेल्ट भी हो सकता है। तो इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग एक कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। वह क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक जैकेट बना देते हैं, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक जैकेट बना देते हैं इस तरीके से। ये जैकेट में वाटर को भर देते हैं, इस जैकेट में वाटर को फिल कर देते हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर हम वाटर जैकेट का यूज करेंगे तो वाटर तो आपका करंट के साथ बेटर कंडक्टर होता है, तो इसका मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल होता है।
बिल्कुल हार्मफुल होता है हमारे लिए। उस वाटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट नहीं करते हैं, बीच में एक इंसुलेटर लगा देते हैं, इंसुलेटर लगा देते हैं जिससे वाटर और इलेक्ट्रोड का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, केवल वाटर और इलेक्ट्रोड के बीच में हीट ट्रांसफर हो, जिससे इस इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये हमारा होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। चलिए, दिस प्रोसेस या द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन गिवन सो फार इज कॉल्ड रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग और सिंपली स्पॉट वेल्डिंग। दिस इज एसेंशियली डन टू join टू शीट मेटल जॉब्स इन ए लैप जॉइंट। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस वेल्डिंग लैप जॉइंट के लिए यूज की जाती है और बहुत पतली शीट लगभग 0.0025 mm से लेकर 0.5 mm तक की पतली सीट को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। तो पतली सीटों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब वेल्डिंग होने के बाद माय डियर, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है इसे हम लोग नगेट बोलते हैं। इसका भी स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन में बनाया जाता है। नगेट से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो नगेट का स्पेसिफिकेशन देखिए लैप जॉइंट फॉर्मिंग ए स्मॉल नगेट एट द इंटरफेस ऑफ टू प्लेट, जहां पे दो प्लेटें कांटेक्ट करेंगी वहां पे नगेट बनेगा। इसी को हम लोग नगेट बोलते हैं इस तरीके से। अब इस नगेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में देखिएगा। जब इस तरीके से हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नगेट बन रहा है, पूरा का पूरा वही है। ये रॉकर आर्म होती है जो मैंने बताया, इसे बोलते हैं रॉकर आर्म, रॉकर आर्म। अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये रॉकर आर्म हो गई, एसी पावर सप्लाई हो गई। यहाँ पे क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड को दे दिया है, पॉजिटिव आपको वर्कपीस को दे दिया है। क्योंकि एसी में क्या होता है 50% वर्कपीस पे हीट जनरेट होती है और 50% इलेक्ट्रोड पे। इसीलिए इससे मतलब नहीं है कि किसको पॉजिटिव दे रहे हैं किसको निगेटिव दे रहे हैं। जब इन प्लेटों की थिकनेस अगर सेम होगी तब, अगर प्लेट की थिकनेस डिफरेंट हो जाए तब ये मतलब रखेंगे कि पॉजिटिव किसे देना है और निगेटिव किसे देना है। अभी हम दोनों प्लेट की थिकनेस यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। तो यहाँ बात करते हैं, देखिए इफ T1 इज द थिकनेस ऑफ प्लेट 1 एंड T2 इज द थिकनेस ऑफ प्लेट 2। मान लीजिए ये आपकी T1 हो गई थिकनेस और ये आपकी T2 हो गई थिकनेस। यदि हमारा देखिए T1 बराबर T2 हो तो हम बराबर क्या ले लेंगे, T के ले लेंगे। यदि ये हमारा सिमेट्रिकल प्लेट हो, ये किसके लिए है, फॉर सिमेट्रिकल प्लेट। सिमेट्रिकल प्लेट के लिए हम लोग T1 बराबर T2 बराबर T ले लेते हैं। अब उसके बाद जो नगेट हमारा बनेगा माय डियर, ये जो नगेट बनेगा, इस नगेट का डायमीटर यहां से लेके यहां तक, ये जो डायमीटर D है, तो डायमीटर आप, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डायमीटर ऑफ नगेट इज इक्वल टू √T के होता है, वेयर T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। जब दोनों प्लेट की थिकनेस सेम हो तो किसी एक प्लेट की थिकनेस को सेलेक्ट कर ले। अब देखिएगा आगे, सॉरी डाई ऑफ नगेट नहीं, डाई ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे नगेट की जगह इलेक्ट्रोड करिएगा, यहाँ पे नगेट की जगह इलेक्ट्रोड करिएगा, एक लिटिल मिस्टेक था। ये हो जाएगा डाया ऑफ इलेक्ट्रोड, डाया ऑफ इलेक्ट्रोड जो हम लोग ये इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसका डायमीटर, ये वाटर जैकेट को हटाकर इसका प्योर डायमीटर हम लोग कितना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा D इज इक्वल टू, सॉरी डाया ऑफ इलेक्ट्रोड, हाँ D इज इक्वल टू √T के हो जाएगा। अब नगेट डाया की बात करेंगे, यदि प्लेट थिकनेस सेम है तो T1 प्लस T2/2, तो ये हमारा होता है डाया ऑफ नगेट। चलिए नगेट आपको मैंने बता दिया कि ये हो गया। अब अगर देखो स्पॉट वेल्डिंग है, प्लेट की लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही स्पॉट से हमारा काम चल जाएगा। मान लो प्लेट इतनी लंबी है, आप मान लीजिए प्लेट हमारी इतनी लंबी है, इस तरीके से सपोज करिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट इसको हमने ऐसे ओवरलैप करा दिया। अब यहाँ पे माय डियर एक हमने स्पॉट बनाया,
तो क्या इसी एक स्पॉट से पूरी प्लेट की स्ट्रेंथ बराबर ज्वाइंट हो जाएगी? नहीं, एक से अधिक स्पॉट बनाने पड़ेंगे। तो दूसरा स्पॉट जो बनेगा और तीसरा स्पॉट जो बनेगा, मतलब एवरी स्पॉट के बीच का जो गैप रखा जाएगा, चाहे वो स्पॉट वेल्डिंग हो चाहे वो कॉन्टिन्यूअस, अभी हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर दो स्पॉट इस तरीके से लगाने हो, मल्टीपल स्पॉट करना हो, तो दो स्पॉट के बीच का जो डिस्टेंस रखा जाएगा वो लगभग 3d के बराबर रखा जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नगेट इज इक्वल टू 3d के होगा, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो किसके बराबर है? √t के। तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन हो गया। अगर करंट की बात करेंगे तो करंट इसमें 10,000 से 1 लाख एम्पियर हाई करंट यूज की जाती है, और वोल्टेज आपका 10 to 50 वोल्ट या 1 से 10 वोल्ट, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। अब हम इसको कह सकते थे 1 से 25 वोल्ट तक, लेकिन आंसर ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन में मिलेगा तो ऑप्शन ए में ऐसा दे देगा 10 से 25 वोल्ट। तो इस तरीके से ये भी पूछा गया है और यह भी पूछा गया है। अब हम लोग इलेक्ट्रोड से जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उस प्रेशर की वैल्यू 7 से 10 किलो पास्कल के बीच रखते हैं। प्रेशर जो हम लोग अप्लाई करेंगे 7 to 10 किलो पास्कल के अप्रॉक्स रखते हैं। देन नोट पॉइंट देख लीजिए, व्हेन टू प्लेट्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर वेल्डेड बाय रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब अगर हम देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक प्लेट की थिकनेस ज़्यादा हो और एक प्लेट की थिकनेस कम हो, तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस की प्लेट को हम लोग वेल्ड करेंगे तो उस समय किस प्लेट पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और किस प्लेट पर करंट अप्लाई करेंगे। करंट का मतलब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड दे रहे हैं, मतलब ऊपर वाली प्लेट पर हम लोग करंट अप्लाई कर रहे हैं और इसी वाली प्लेट पर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब इस केस में ऊपर पतली प्लेट रखा जाएगा या मोटी प्लेट रखा जाएगा, इसके लिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। तो ध्यान देना कि जब दो प्लेटों को हम लोग जोड़ते हैं डिफरेंट थिकनेस की, तो उस समय थिन मतलब पतली प्लेट पर हम लोग करंट और प्रेशर दोनों को अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ऊपर थिन प्लेट रखेंगे और ये इलेक्ट्रोड ले जाएंगे और उसके बाद इस तरीके से, अब ये पूरा आगे का फिनोमेना आपको पता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज दे देंगे, इसी पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, वेल्डिंग कंप्लीट होगा। देन आफ्टर टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एसी पावर यूज करते हैं, वाटर जैकेट यूज करते हैं फॉर कूलिंग, कूलिंग के लिए हम लोग वाटर जैकेट यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वेल्डिंग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग इज कॉल्ड रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। तो कॉन्टिन्यूअस स्पॉट का मतलब माय डियर क्या होगा कि इस तरीके से वर्कपीस होगा और देखिए एक स्पॉट यहां जो हमने बनाया, अब इसके जस्ट बाद दो दूसरे स्पॉट के बीच में हम लोग जो 3D का गैप ले रहे थे वह गैप नहीं लेंगे। इसके जस्ट बाद एक दूसरा स्पॉट बनेगा और इसके जस्ट बाद एक तीसरा स्पॉट बनेगा और चौथा बनेगा। इस तरीके से लगातार ये ऐसा होता रहेगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पर और यहाँ पर एक रोलर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। अगर इसे हम लोग फ्रंट से साइड से देखें तो यह इलेक्ट्रोड आपका कुछ इस तरीके से होता है, यह इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से होता है और प्लेट की थिकनेस, इस प्लेट की थिकनेस पर यह ऐसे रोल करता जाएगा और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग ऐसे पावर सप्लाई से कनेक्ट रखते हैं। ऊपर नेगेटिव कर देंगे और नीचे पॉजिटिव कर देंगे। लगातार यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेशर भी अप्लाई किया रहेगा, यह इलेक्ट्रोड इस पर प्रेशर भी अप्लाई किया रहेगा और मूव भी करता रहेगा और यह भी मूव करता रहेगा
जिससे कॉन्टिन्यूअस स्पॉट यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। इसका डायग्राम देखिए इस तरीके से, यहाँ देखिए ये हमारी क्या हो जाएंगी, पावर सप्लाई हो गई, एसी पावर सप्लाई। इधर से हमने क्या दे दिया, नेगेटिव टर्मिनल, और इधर से पॉजिटिव। बीच में यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, प्लेट रख दिया। अब इस प्लेट पे देखो ये रोलर हमारे घूम रहे हैं, ये रोलर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये रोलर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये प्लेट इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी और कॉन्टिन्यूअस ये स्पॉट हमारे बनते चले जाएंगे। तो हमेशा ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग इज कॉल्ड सीम वेल्डिंग। यही आंसर पूछा गया है क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन देगा। सीम वेल्डिंग इज ए, क्वेश्चन आपका ऐसा पूछेगा, सीम वेल्डिंग, ये पूछा गया क्वेश्चन है, वेल्डिंग इज ए। ऑप्शन ए आपका देगा कॉन्टिन्यू, ऐसे देगा आपका मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग, मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग। ऑप्शन बी आपको दे देगा सिंगल स्पॉट वेल्डिंग, सिंगल स्पॉट वेल्डिंग। ऑप्शन सी दे देगा कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, और ऑप्शन डी दे देगा ए एंड सी। अब इनमें से हमेशा ध्यान देना, मल्टीपल स्पॉट और कॉन्टिन्यूअस स्पॉट में डिफरेंस है माय डियर। डिफरेंस कैसा है कि कॉन्टिन्यूअस स्पॉट में लगातार स्पॉट बनते चले जाएंगे, लेकिन मल्टीपल स्पॉट में क्या होगा, एक स्पॉट यहां बनेगा, एक स्पॉट यहां बनेगा, एक स्पॉट यहां बनेगा। इस मल्टीपल स्पॉट को ही हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। आंसर आपको कौन सा टिक करना है, कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। चलिए और इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से देखिए, ये पावर सप्लाई होती है, ये रोलर होते हैं, और इस पे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेंटर होता है रोलर का, और ये रोल करते रहते हैं। इस तरीके से ये रोल करेगा और इस तरीके से ये रोल करेगा, ये वर्कपीस इधर की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपका देखिए स्लॉट कटा हुआ है, तो इस तरीके से वर्कपीस ऐसे जाएगा और यहाँ तक आकर वेल्ड हो जाएगा। ये लगातार वेल्डिंग होती रहेगी। या अभी देखो इधर की ओर बढ़ रहा है, तो इसको डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में रोलर को घुमा देंगे, तो भी काट के हम लोग रोलर को इस डायरेक्शन में घुमा देंगे, तो जिससे क्या होगा, लगातार स्पॉट बनते रहे। तो इस वेल्डिंग को हम लोग, अब ये जो रोलर बनता है ये भी आपका टंगस्टन का बनता है, एक व्हील होता है, और पावर इस पर अप्लाई करते हैं ऊपर वाले रोलर पे, नीचे वाला रोलर केवल फिक्स होकर अपने एक्सिस के अबाउट मूव करता रहे। तो ये हमारा होता है। अब यहाँ पे देखो इसका कुछ पॉइंट आउट देख लीजिए। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग आपका क्या है, वेल्डिंग इज मेड बिटवीन ओवरलैपिंग शीट्स ऑफ द मेटल। तो हमने बताया आपको कि लैप जॉइंट ही प्रोवाइड कराएंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। अभी फ्लैश वेल्डिंग या बट वेल्डिंग में बट ज्वाइंट कराएंगे, लेकिन यहाँ पे लैप जॉइंट होगा। द सीम वेल्डिंग, सीम इज ए सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग स्पॉट वेल्ड, जिसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बोलते हैं, या ओवरलैप, एक के ऊपर दूसरा स्पॉट लैप करता हुआ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक इक्विपमेंट इज द सेम एज स्पॉट वेल्डिंग। बाकी सारी चीजें आपकी माय डियर स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही रहेंगी। ये पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोड, बस इलेक्ट्रोड का शेप आपका सिलेंड्रिकल हो जाएगा, रोलर हो जाएगा। तो ये हमारा होता है वेल्डिंग, एक्सेप्ट दैट द इलेक्ट्रोड आर नाउ इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग डिस्क की तरह हो जाएगा, एक डिस्क जैसे हमारा होता है। आगे बात करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एट द इंटरफेस बिटवीन द टू प्लेट्स बीइंग ज्वाइंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए पूछा गया है कि व्हाट इज द, वेयर इज द मैक्सिमम
टेम्परेचर जनरेटेड इन, अब इन के आगे देखो तीनों क्वेश्चन बनाएगा, या तो इन स्पॉट वेल्डिंग, या इन सीम वेल्डिंग, या इन कॉन्टिन्यूअस प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो सभी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर केवल और केवल जहां दो प्लेटें इंटरफेस मैच करती हैं वहीं पे होता है। तो हम केवल रेजिस्टेंस वेल्डिंग लिख दे रहे हैं, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ऑप्शन जो आपका देगा माय डियर, देखिए एट द टिप ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बी आपका दे देगा आंसर एट द टिप ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और सी ऑप्शन दे देगा एट इंटरफेस बिटवीन टू प्लेट्स, और डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। तो अब इस तरीके से मैक्सिमम टेम्परेचर जो जनरेट होगा डियर, वो कहां पे, जहां पे ये स्पॉट जनरेट हो रहे हैं वहीं पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जनरेट होता है। और यह स्पॉट कहां जनरेट होंगे, प्लेट 1 और प्लेट 2 के इंटरफेस पर, जहां पर दोनों प्लेट आपस में इंटरफेस हो रही हैं, टकरा रही हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, एट द इंटरफेस ऑफ टू प्लेट्स। तो ये ध्यान देना, स्पॉट वेल्डिंग के लिए भी आंसर सही होगा, सीम वेल्डिंग के लिए भी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के लिए भी। तो ये हमारा हो गया इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस बिटवीन एस्पिरेटेन टचिंग ऑफ द प्लेट। तो यही चीज हमने आपको बताई। आप देखो जो इसके सीम वेल्डिंग के टाइप हैं, यह क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आप जान लो सीम वेल्डिंग के टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आप जान लो कि ये कितने टाइप की होती है। एक होती है वाइड व्हील सीम। वाइड व्हील का मतलब है जो व्हील आपका है, इस व्हील की चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी, ये आपकी विड्थ ऑफ व्हील हो गई। यह जिस प्लेट पे ऐसे रोल करती हुई जाएगी, उस समय क्या होगा, देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक स्पॉट बनाता हुआ आगे बढ़ेगा, स्पॉट बनाता हुआ आगे बढ़ेगा। इसे बोलेंगे वाइड व्हील सीम वेल्डिंग। नैरो व्हील सीम वेल्डिंग, नैरो व्हील का मतलब क्या हो जाएगा, ये व्हील हो गया बहुत पतली होगी, ये इसकी थिकनेस बहुत पतली होगी, लगभग कैसी दिखाई देगी, यह कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और एक पतला स्पॉट बनता हुआ जाएगा। कंज्यूमेबल वायर सीम वेल्डिंग भी होता है, मेश वेल्डिंग होता है, एंड फॉयल बट वेल्डिंग होता है। केवल इनके नाम आप याद रखना बस। ये आपका डायग्राम मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। पावर आपकी कौन सी यूज करेंगे, एसी पावर सप्लाई यूज करेंगे। एसी पावर सप्लाई इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें हाई करंट चाहिए होगा, जो डीसी से पॉसिबल नहीं है। अब देखो सीम वेल्डिंग के एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड, एप्लीकेशन ऑफ सीम वेल्डिंग है, ये एप्लीकेशन है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है एप्लीकेशन से। इट इज यूज्ड टू मेक लीक प्रूफ ज्वाइंट। आप देखो जैसे मान लो आप सिलेंडर कोई बना रहे हो, ये सिलेंडर में पानी भरना है। अब यहाँ पे देखो दो सिलेंडर आपस में आके जहां पे जुड़ेंगे वहां पे हम क्या करते हैं, सीम वेल्डिंग ऐसे बना देते हैं। सिंपल सा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, जैसे वाटर टैंक, लीक प्रूफ ज्वाइंट, ऑयल टैंक, स्विचेस एंड ट्रांसफार्मर, रेफ्रिजरेटर, इवापोरेटर, कंडेंसर, एयरक्राफ्ट टैंक, पॉइंट एट वार्निश, मतलब पॉइंट नहीं होता है, पेंट एंड वार्निश कंटेनर, पेंट एंड वार्निश कंटेनर, जिसमें हम लोग हैवी 1-2 लीटर नहीं 100 200 लीटर पेंट जो हम कंटेनर में रखते हैं, उस कंटेनर के बेस को या उसके सिलेंडर को आपस में जोड़ने के लिए सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। देन इन सीम वेल्डिंग प्रोसेस करंट इज 2000 एम्पियर
to 5000 ampere and while the force is applied to the roller may be 5 kilonewton। स्पॉट वेल्डिंग में 7 किलो न्यूटन और इसमें 5 किलो न्यूटन टू 6 किलो न्यूटन यूज करते हैं। एंड प्रेशर आर अप्लाइड बाय द रोलर, रोलर के थ्रू हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा होता है सीम वेल्डिंग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डियर प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है? तो मल्टीपल स्पॉट, वहां कॉन्टिन्यूअस स्पॉट था, यहां क्या होगा मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग। मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग दैट मीन्स, आप ऐसे समझो एक प्लेट है, इसको जोड़ना था, अब इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट रखेंगे। अब ये जो प्लेट आपकी थी, इस प्लेट को जब हम रखेंगे तो इस पे हम लोग क्या बना देंगे, एक प्रोजेक्शन बना देंगे। भाई सीट हमारी है, टेढ़ी मेढ़ी कर देंगे तो पतली सीट है, आसानी से हो जाएगी। कैसे आसानी से हो जाएगी वो आप देखना। ऐसे एक सीट आपकी थी, अब इसके ऊपर ये जो दूसरी सीट रखेंगे, इस तरीके से प्रोजेक्शन बना दिया और आप इसको चाहो तो आप ऐसे आगे बढ़ा दो, ये आपका प्रोजेक्शन बन गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सीटों को आपस में हमें जोड़ना था। तो देखो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड, मान लो ये इलेक्ट्रोड हो गया इस तरीके से, अब ये इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव हो गया और यहाँ पर भी सिमिलर ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये हो गया पॉजिटिव। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, पावर सप्लाई से ऐसे ले जाकर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, जब करंट फ्लो करेगी तो देखो ये वाला जो वर्कपीस आप देख रहे हो, यहां से करंट फ्लो करेगी तो यहां देखो ये जो प्रोजेक्शन बना है, यहां पर यहां पर यहां पर टचिंग हो रहा है तो करंट यहीं से पास करेगी, रेजिस्टेंस उसे यही मिलेगा। यहाँ की एयर आयोनाइज्ड होकर मेल्ट होगी और इसे हीटअप कर देगी। जब यह हीटअप हो जाएगा तो करंट को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद इस रोलर से, इस रॉड से प्रेशर अप्लाई करेंगे और यह एक फ्लैट सरफेस हो जाएगी। कुछ आफ्टर वेल्डिंग यह कुछ इस तरह सरफेस हो जाएगी और एक स्पॉट, दो स्पॉट, तीन स्पॉट, इस तरीके से जितने इसमें हमने क्या किया स्लॉट बनाया है उतने स्पॉट हमें मिल जाएंगे। ऐसी वेल्डिंग को माय डियर हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन यहाँ बना रहे हैं और वेल्डिंग के बाद मल्टीपल स्पॉट जनरेट हो रहे हैं एक ही बार वेल्डिंग करने में। देखो ये आपका होता है एक डाई होता है, ये फिक्स डाई होता है और ये वाली मूवेबल डाई होती है। इसी मूवेबल डाई के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम होता है प्रोजेक्शन। इसमें देखो इन दिस प्रोसेस टू सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल कैन बी ज्वाइंट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमेशा सबसे ज्यादा एडवांटेज यही है, चाहे वो स्पॉट हो, चाहे वो प्रोजेक्शन हो, चाहे वो सिम हो, सिमिलर और डिसिमिलर दोनों मेटल को आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। तो यही हमारा हो गया। एंड इट कैन या इट इफेक्ट कैन बी फॉर्म मल्टीपल स्पॉट इन सिंगल प्रोसेस। एक ही प्रोसेस में मल्टीपल स्पॉट बनेगा तो वह प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहलाएगा। एक ही प्रोसेस में सिंगल स्पॉट बनेगा तो वह स्पॉट वेल्डिंग कहलाएगा। एक ही प्रोसेस में कॉन्टिन्यूअस स्पॉट बनेंगे तो वह सीम वेल्डिंग का। ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं। प्रोजेक्शन इज प्रोवाइड ऑन द वन सीट, देन पावर एंड करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको मैंने ये बता दिया, ये हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक प्लेट ये रख देते और यहां पे हम लोग प्रोजेक्शन अप्लाई करवा देते। देखो ये हमारी प्लेट हो जाती, अब ये हमारा इलेक्ट्रोड हो जाता और यह हमारा इलेक्ट्रोड हो जाता।
अब यहाँ पे समस्या आ रही है कि क्या हम इस पर करंट निगेटिव टर्मिनल दे दें और इसे पॉजिटिव दे दें, जबकि सीट 2 पर हमने प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। सीट 1 हमारी प्लेन है, ये सीट 1 हमारी ऐसी है। अब क्या है कि क्या सीट 1 पर ही हम प्रेशर फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसे हम मूवेबल डाई बना सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जिस सीट पर प्रोजेक्शन बना हो उसी पर हम लोग करंट फ्लो करते हैं, मतलब उसको नेगेटिव टर्मिनल देंगे और उसी इलेक्ट्रोड पर पावर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखो, प्रोजेक्शन इज प्रोवाइडेड ऑन द वन सीट, किसी एक सीट पर ही हम लोग प्रोजेक्शन देंगे। देन पावर एंड करंट इज अप्लाइड ऑन द प्लेन। यह हमारा हो गया। आगे बात करते हैं। इट्स मेन एडवांटेज इज टू ज्वाइन थिकर प्लेट। इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज यह होता है कि यह पतली के साथ साथ मोटी प्लेटों को भी आसानी से वेल्ड कर सकता है, थिक प्लेट को भी वेल्ड कर सकता है। और व्हेन टू डिसिमिलर प्लेट इज टू बी ज्वाइन हायर थर्मल कंडक्टिव प्लेट प्रोजेक्शन आर प्रोवाइडेड। क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आपका बना है। इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग, करंट एंड प्रेशर आर अप्लाई, करंट एंड प्रेशर आर अप्लाइड ऑन द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है, देखो करंट और प्रेशर को हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग में अप्लाई करेंगे ऑन द लो थर्मल कंडक्टिव सीट, लो थर्मल कंडक्टिव सीट। ऑप्शन बी कह रहा है हाई थर्मल कंडक्टिव सीट, हाई थर्मल कंडक्टिव सीट। ऑप्शन सी कह रहा है प्रोजेक्शन ऑन द सीट, जिस सीट पर हमारा प्रोजेक्शन बना हो ऑन द सीट, या डी कह रहा है ए एंड सी। तो अब यहां पे देखो, पहला हमारा क्या है, नहीं ये कह रहा है बी एंड सी, बी एंड सी। तो पहला हमारा क्या होगा, जिस पर थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी उस पर करंट और प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। अगर दो डिसिमिलर मेटल होंगी तो जिसकी करंट कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उस पर हम लोग करंट और प्रेशर अप्लाई करेंगे, साथ में जिस सीट पर प्रोजेक्शन बना होगा उस पर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज यूजुअली अप्लाइड इन प्रेस टूल कॉमा सीट मेटल कैन बी ज्वाइंट। तो ये तो हमने आपको बताया था कि इसका ये एप्लीकेशन है। अब देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग, आरपीडब्ल्यू का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो ये सब इसके शॉर्टकट नेम है। इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपका क्या है, स्पॉट वेल्डिंग से एक यूटिलाइज फॉर्म है, यूटिलाइज वर्जन है। स्पॉट वेल्डिंग में एक बार में एक ही स्पॉट बनते हैं, मल्टीपल स्पॉट बनाना है तो बार बार प्लेट को खिसकाना पड़ेगा और पावर ऑफ करना पड़ेगा, ऑन करना। लेकिन एक ही बार में कई सारे स्पॉट बन जाएंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग। यहाँ देखो, डिम्पल्स आर imposed on the workpiece at the weld location and then placed between the larger area electrode and pressure and current are applied, then spot welding are। ये इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे करंट फ्लो
थ्रो द डिम्पल्स, डिम्पल्स मतलब जो हम क्या देते हैं उस पर एक स्पॉट टाइप का इस तरीके से दे देते हैं, तो उसी को हम लोग डिम्पल्स बोलते हैं। डिम्पल्स हीट देन, देखो ये है करंट फ्लो थ्रू द डिम्पल्स एंड हीट देम देन एंड प्रेशर केस द डिम्पल्स टू फ्लैटन एंड फॉर्म द वेल्ड, कॉमा प्रोजेक्शन आर प्रेस फॉर्म इन एनी शेप, किसी भी शेप के लिए वेल्ड की जा सकती है और मल्टीपल स्पॉट बनाएगा एक ही टाइम में, साथ में नॉन इंडेंटेशन, मार्क्स ऑन द सरफेस पे कोई भी मार्क्स नहीं दिखाई देगा और बोल्ट एंड नट कैन बी अटैच्ड टू अदर मेटल पार्ट्स, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, मेन आपका ये है। इस तरीके से ये भी ऑब्जेक्टिव अगर आपका पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता। चलिए, तो ये था आपका माय डियर प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब हम लोग देखेंगे यही प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। देखो ये इस तरीके से आपका क्या है, ये मूवेबल इलेक्ट्रोड है और ये आपका क्या है, फिक्स इलेक्ट्रोड है और इस तरीके से आपके नगेट बनेंगे। नगेट का मैंने बताया है कि डाया ऑफ नगेट कितना होगा, दो नगेट के बीच में गैप कितना रखेंगे, तो ये सारा है। चलिए अब देखिए अपसेट वेल्डिंग क्या होता है। अपसेट वेल्डिंग मतलब क्या होता है, जैसे देखिए एक सिलेंड्रिकल शैफ्ट है, दूसरी सिलेंड्रिकल शैफ्ट है, अब दोनों के एंड को आपस में वेल्ड करना था, तो हम लोग नॉर्मल वेल्डिंग से, कौन सी वेल्डिंग से कर सकते हैं, हम लोग सिंपल सा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से करेंगे। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या आएगी माय डियर, अब देखो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होगा कि ऊपर की सारी जगह पे मटेरियल मेल्ट होगा, लेकिन मेल्टिंग अगर और गहराई तक जाएगी तो हो सकता है यहां तक वेल्डिंग हो जाए, और गहराई तक जाएगी तो यहां तक वेल्डिंग हो जाए, लेकिन जैसे ही इस शैफ्ट का डायमीटर ज्यादा होगा तो ये मेल्टिंग जो स्टार्ट होकर अंदर की ओर जाना शुरू करेगी वो कुछ यहीं तक ही रह जाएगी, बाकी के अंदर की सरफेस पे वेल्डिंग होगा ही नहीं। दो शैफ्ट आपस में जुड़ी रहेंगी, ऊपर सरफेस पे वेल्डिंग हुई रहेगी और अंदर वेल्डिंग नहीं हुई रहेगी, जिससे यह एक क्या होगा, वीकर ज्वाइंट स्ट्रेंथ बनाएगा, वीकर ज्वाइंट स्ट्रेंथ बनाएगा। अब इसे हमें हायर स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम चाहेंगे कि पूरा का पूरा सरफेस आपस में वेल्ड हो, और पूरा का पूरा सरफेस तभी वेल्ड होगा जब हम फ्रैक्शन वेल्डिंग अप्लाई करें या प्रोजेक्शन वेल्डिंग अप्लाई करें, वो सॉरी प्रोजेक्शन करें, अपसेट वेल्डिंग अप्लाई करें। अपसेट वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ये है कि किसी भी शेप में, देखो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, अब इस पूरे के पूरे सरफेस को वेल्ड करना है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते तो दो प्लेटें लगाते, कुछ ही अंदर दूर तक वेल्ड करके इसे वेल्ड करता, लेकिन जैसे ही हमने अपसेट वेल्डिंग का यूज किया तो यहाँ एक टर्मिनोलॉजी आप समझिए, ये डायग्राम में यहाँ पे हमने लिया एक शैफ्ट, यहाँ पे लिया एक हमने दूसरी शैफ्ट, दोनों को क्या कर दिया, ये क्लैंपिंग डिवाइस से पकड़ लिया, यहाँ पर भी क्लैंपिंग डिवाइस से पकड़ लिया। अब दोनों शैफ्ट को माय डियर एक दूसरे के पास लाएंगे और कुछ गैप रखेंगे जिससे यहाँ पर आर्क जनरेट हो सके। आर्क इसलिए जनरेट होगी पूरी की पूरी शैफ्ट में, ये पूरी की पूरी शैफ्ट में ऐसे आर्क जनरेट होगी, यहाँ से ऐसे, ड्यू टू रेजिस्टेंस। जब हम लोग क्या करेंगे, इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव देंगे, यहाँ पावर सप्लाई रखेंगे, पावर सप्लाई रखेंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट बढ़ेगी, यहाँ गैप मिलेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाएगा जिससे बीच की एयर आयोनाइज्ड होगी और स्पार्किंग के साथ हीट जनरेट होगा। देन यहाँ पर ये सारा मेटल मेल्ट हो जाएगा। फिर एक डाई को हम लोग फिक्स रखते हैं, इस वाली डाई को फिक्स रखते हैं, जब यहाँ हीट जनरेट हो जाएगी तो इस मूवेबल डाई को आगे बढ़ाते हैं और इस वर्कपीस के साथ टच करा देते हैं और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यह वेल्डिंग कंप्लीट हो। तो इस तरीके की वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं अपसेट। यह दो तरीके से होती है, एक फ्लैश वेल्डिंग होती है। देखो अपसेट वेल्डिंग आपकी दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एक फ्लैश वेल्डिंग पढ़ेंगे और एक अपसेट वेल्डिंग पढ़ेंगे। तो ये हमारा होता है
अपसेट। चलो अपसेट वेल्डिंग का एग्जांपल देखो, पहले सबसे पहले इसके बारे में समझते। मेड बट ज्वाइंट, अपसेट वेल्डिंग हमेशा क्या होगी, एक शाफ्ट इधर है एक शाफ्ट इधर है, दोनों के किनारों को जोड़ रही है, ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं बट ज्वाइंट। बाकी रेजिस्टेंस, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये तीनों वेल्डिंग हमारी क्या होंगी, लैप ज्वाइंट होंगी। और अपसेट वेल्डिंग आपकी क्या होगी, बट ज्वाइंट होती है। ये मेन अंतर है। कॉमा, पीसेस आर हेल्ड टाइटली एंड करंट इज अप्लाइड ड्यू टू द प्रेशर, ज्वाइंट गेट स्लाइटली अपसेट एंड हेंस। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, हम लोग बार बार प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट के साथ, हीट किससे ले रहे हैं, करंट से ले रहे हैं, हीट के साथ प्रेशर को भी अप्लाई करके वेल्डिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारी होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब देखो, यूजफुल फॉर ज्वाइनिंग रॉड और सिमिलर पीसेस, हम लोग क्या करते हैं अपसेट वेल्डिंग में रॉड का भी आसानी से जोड़ सकते हैं, मोटी रॉड को भी जोड़ सकते हैं, जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा हो, अंदर वेल्ड के लिए वेल्ड मटेरियल ना पहुंच पा रहा हो, तो अपसेट वेल्डिंग से जोड़ देते। अब देखो, दिस इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप स्टार्टिंग फ्रॉम ए मेटल प्लेट ऑफ, चाहे तो हम इसको मोटी पाइप को भी, देखो ये मोटी पाइप हो गई, ये इसकी थिकनेस हो गई, ये हॉलो हो गया, एक पाइप को दूसरी पाइप से हम लोग कनेक्ट करेंगे और आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। तो मोटी पाइप को भी हम लोग आसानी से, ये इसकी थिकनेस हो गई, ये इसकी थिकनेस हो गई, करंट फ्लो करेंगे तो आसानी से वेल्ड, तो ये हमारा हो गया। देन द प्लेट इज फर्स्ट फॉर्म इनटू द शेप ऑफ द पाइप विथ द हेल्प ऑफ द 3 रोल सेट। तो इन द फिगर, फिगर हमारा क्या है, ये है, एक हमारा क्या हो जाएगा फिक्स डाई, एक मूवेबल डाई हो जाएगी, और वर्कपीस को पकड़ने के लिए क्लैंप की जरूरत होगी, और वह क्लैंप हमारा दोनों तरफ लगा होगा, एक क्लैंप इधर और एक क्लैंप इधर लगा होगा। देन एसी पावर सप्लाई यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। आगे देखिए, इन दिस वेल्डिंग सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर वर्क पीस कैन बी ज्वाइंड। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, पूछा भी गया है, इन अपसेट वेल्डिंग, इन अपसेट वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग ऑप्शन ए, सर्कुलर वर्क पीस कैन बी ज्वाइंड, सर्कुलर वर्क पीस कैन बी ज्वाइंड, ऑप्शन बी दे देगा नॉन सर्कुलर वर्क पीस या रेक्टेंगुलर वर्क पीस दे देगा, नॉन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर वर्क पीस, रेक्टेंगुलर वर्क पीस कैन बी ज्वाइंड, ऑप्शन सी दे देगा बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दिस। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, और ये रेक्टेंगुलर को भी हम लोग इस तरीके से रख के जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो। तो ये आपका होता है ऑफसेट वेल्डिंग। अब इसमें देखो, वोल्टेज आपका लगभग फेरस और नॉन फेरस मटेरियल हो गए, नॉन फेरस के लिए भी यूज करते हैं, फेरस के लिए भी करते हैं। वोल्टेज आपका 2 से 6 वोल्ट के अप्रॉक्स यूज करते हैं, और जो वेल्डिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है लगभग 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। देन ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे आपका एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस है जिसका डायमीटर ये है, और इन दोनों के यहाँ से हमें वेल्ड करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के पहले ये हम पावर सप्लाई दे दिए हैं, मान लो इसको नेगेटिव दे दिया तो पॉजिटिव दे दिया,
यहाँ पर आर्क जनरेट होगी, एक दूसरे को मेल्ट करेगा, देन इससे हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे और इसे हम लोग फिक्स रखेंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वेल्डिंग हमारी कंप्लीट। ये सेम आपको यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है। देखो वेल्ड होने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अभी तो ये आर्क बन रही है और वेल्डिंग के बाद आपका मटेरियल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसे हम लोग बीड बोलते हैं। कौन से बीड? वेल्ड बीड बोलते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग हो जाए तो वेल्ड बीड स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा रहेगी बेस मेटल की स्ट्रेंथ से। ये हमारा होता है इस तरीके से। देन फ्लैश वेल्डिंग देख लीजिए। ऑफसेट वेल्डिंग हमारा था, फ्लैश वेल्डिंग देख लीजिए। फ्लैश वेल्डिंग में क्या होता है कि जैसे ऑफसेट वेल्डिंग में देखो दोनों को पास में ले आए, करंट फ्लो कराए, लेकिन अगर मान लो आर्क यहाँ पे जनरेट ना हुई, आर्क जनरेट नहीं हुई और मेटल हीट अप होकर मेल्ट हुआ, देन आपस में वेल्ड हुआ, तो उसे ऑफसेट वेल्डिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आर्क जनरेट हो जाए और आर्क जनरेट होकर इन दोनों को मेल्ट करे, फिर प्रेशर फोर्स अप्लाई करके हमें वेल्ड करना पड़े, तो ऐसी वेल्डिंग को फ्लैश, फ्लैश मतलब आर्क होता है। लगभग दोनों दिखने में सेम होता है। इट इज सिमिलर टू ऑफसेट वेल्डिंग, दोनों लगभग सेम होता है, सिमिलर टू ऑफसेट वेल्डिंग बट आर्क रेदर देन रेजिस्टेंस हीटिंग। लेकिन इसमें वर्कपीस को हीट करने के लिए आर्क जनरेट हो। आगे देखिए, वन पीस इज क्लैम्प्ड विथ कैम कंट्रोल्ड मूवेबल प्लेट एंड अदर विथ फिक्स्ड प्लेट। एक आपका क्या होता है, देखो ये फिक्स प्लेट हो गया, एक आपका फिक्स प्लेट से बांध दिया जाता है वर्कपीस, और एक वर्कपीस आपका क्या होता है मूवेबल प्लेट से बांध दी, फिक्स कर दिया जाता है। अब जब हीट जनरेट होगी, आर्क बनेगी, फिर मूवेबल प्लेट से प्रेशर अप्लाई करके देखो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और ये क्या करेगा, यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस स्ट्रक्चर का मिलेगा। यहाँ हम लोग मशीनिंग या ग्राइंडिंग करके इसे प्लेन कर देंगे। आगे देखो, टू पीस आर थ्रो टुगेदर एंड द पावर सप्लाई इज स्विच ऑन। जब दोनों पीस को हम लोग साथ मिलाएंगे और पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, देन देखो मोमेंटरली द टू पीसेस आर सेपरेट टू क्रिएट द आर्क एंड मेल्ट एंड ऑफ द टू पीस। दोनों पीस में आर्क जनरेट होगी और दोनों पीस एक दूसरे को मेल्ट करने के लिए रिस्पॉन्स। Then the again pieces are brought together and the power switch off। फिर हम लोग पावर को ऑफ कर देंगे और प्रेशर फोर्स को अप्लाई करेंगे। Then the fused metal will be responsible for weld the two pieces। जो मेटल वहाँ फ्यूज हो चुका है वह दोनों को वेल्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। The most of the molten word flash out of through the joint from like fin around the joint। ये सबसे मतलब नहीं है, यह एक फास्टर ज्वाइंट होती है ऑफसेट के रिस्पेक्ट में। ऑफसेट में आर्क नहीं बनेगी, इसमें बनेगी, इसीलिए इसका स्पीड ऑफसेट से ज़्यादा हो। अब देखो, फ्लैश बट वेल्डिंग इज यूज्ड टू ज्वाइन स्टील एंड एल्यूमिनियम। इसका उपयोग स्टील और एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन ऑन द बॉडी एक्सल व्हील फ्रेम एंड अदर पार्ट्स। ऑटोमोबाइल के जो भी व्हील होते हैं, एक्सल होते हैं, फ्रेम होते हैं या अदर बॉडी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको आपस में वेल्ड करने के लिए फ्लैश बट वेल्डिंग का यूज। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मोटर फ्रेम, ट्रांसफार्मर, टैंक एंड मेनी टाइप ऑफ स्टील सीट। स्टील सीट को भी आपस में वेल्ड करने के लिए करते हैं। लेकिन ये ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बट ज्वाइंट का यूज करते हैं और रेजिस्टेंस स्पॉट सीम या प्रोजेक्शन में लैप ज्वाइंट का यूज करते थे। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान दें।
करंट आपकी लगभग 1 लाख एम्पियर रहेगी, वोल्टेज आपका 10 to 25 वोल्ट रहेगा, और ज़्यादातर यूज की जाएगी नॉन फेरस मेटल के लिए, लाइक दैट एल्यूमिनियम एलॉय एंड टाइटेनियम के लिए मैक्सिमम यूज की जाती है। प्लेट थिकनेस आपकी 0.2 से 25 mm तक जोड़ सकते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। इस फ्लैश वेल्डिंग में कितने mm थिक प्लेट को आसानी से जोड़ा जा सकता है? तो लगभग मैक्सिमम 25 mm। अब आगे देखिए, एक वेल्डिंग हमारे पास है प्रिसीजन वेल्डिंग। यह भी एक फ्लैश वेल्डिंग का ही मॉडिफाइड वर्जन है और उसी तरीके से वर्क होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आर्क हमारी होगी, देखो सिमिलर टू द फ्लैश वेल्डिंग एक्सेप्ट आर्क पावर बाय रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस यही लाइन आप केवल याद कर लेना कि प्रिसीजन वेल्डिंग फ्लैश वेल्डिंग की तरह ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो आर्क बनेगी वह रैपिडली बनेगी और एनर्जी को डिस्चार्ज करेगी, रैपिडली बनेगी और रैपिडली एनर्जी को डिस्चार्ज करेगी। कॉमा द आर्क ड्यूरेशन इज ओनली 10, 1 से 10 माइक्रो सेकेंड में ही सारा फिनोमिना कंप्लीट हो जाए। तो आर्क का फिनोमिना है 1 से 10 माइक्रो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड, तो ये आपको समझ में आता है। कॉमा हीट इज इंटेंस एंड हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब इसका स्पीड फास्ट होगा, वहां पर हीट तेजी से बनेगी और एक जगह पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेगी हीट, जिससे डेप्थ तक मटेरियल आपका मेल्ट हो सके। स्मॉल वेल्ड मेटल प्रोड्यूस्ड लिटिल और नो अपसेटिंग एंड द लो हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन भी आपका क्या होगा, कम होगा। भाई ये वर्कपीस हो गया। अब यहाँ पर अगर आर्क एक ही जगह पे कंसंट्रेट करेगी, केवल इतने ही प्रोजेक्टेड एरिया को डिस्टर्ब करेगी, बाकी का ये और ये बेस मेटल सेफ रहे, तो इसीलिए इसमें हीट अफेक्टेड जोन आपका कम होता है। एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? बट वेल्डिंग ऑफ बार और ट्यूब वेयर हीट डैमेज द मेजर कंपोनेंट। सबसे ज्यादा आपने देखा कि यहाँ पर हीट तेजी से आएगी, वेल्ड करके खत्म, तो इससे क्या होगा कि हीट ज्यादा देर तक वहाँ टाइम ही नहीं लेगी वेल्ड करने के लिए, जिससे मेटल ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। जहाँ पर हीट की वजह से मेटल के मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर रैपिड वेल्डिंग करने के लिए हम लोग प्रिसीजन वेल्डिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर फ्लैश की तरह ही आर्क बनेगी और उसी तरीके से प्रोसेस होगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्विक इंस्टेंट प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ देखो सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपके प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये लगे होते हैं, बीच में कोर प्लेटें लगी होती हैं, फिर यहाँ रेक्टिफायर लगे होते हैं। आपको पता है रेक्टिफायर का काम क्या होता है ना। फिर उस पावर को ट्रांसफ़र करना AC to DC से चेंज करता है। फिर यहाँ मेन कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर पावर स्टोर करके भेजता है, जिससे पावर करंट कांस्टेंट फ्लो होती रहे। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्क पीस होता है, इधर से देखो प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं। सेम आपका इसकी तरह फ्लैश की तरह ही फार्मूला होता है, लेकिन ज़्यादा हीट यहाँ जनरेट करने के लिए हमें करंट ज़्यादा चाहिए होगी, जिसके लिए यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। जैसे फैन वगैरह में जो हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, जब आपके फैन की स्पीड धीमी हो जाती है तो एक इतना बड़ा, देखो एक वायर का इतना बड़ा एलिमेंट होता है, ये वायर होता है, आप इसी को चेंज करते हो, आप इसको क्या बोलते हो, कंडेंसर। यह कंडेंसर नहीं होता है माय डियर, यह होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जिसे हम लोग संघनित्र बोलते हैं, यह चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है और उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाई देता है। तो जिससे आपके फैन की जब स्पीड स्लो हो जाती है तो आप कैपेसिटर बदलते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। नहीं बढ़ती क्यों? अगर पुराना हो जाता तो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कैपेसिटर के पावर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर तेज़ी से वेल्डिंग करंट को फ्लो कराने के लिए और आर्क को जनरेट करने के लिए, रैपिड करने के लिए
हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। और सेम वही प्रोसेस होता है, एक आपका फिक्स डाई होता है और एक आपका मूविंग डाई होता है, और मूविंग डाई से प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं, पावर को ब्रेक करके देन जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो इसे हम लोग पावर को रिलीज करके वेल्डिंग वर्क पीस को बाहर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा माय डियर प्रिसीजन वेल्डिंग कंप्लीट होता है। तो आज का टॉपिक माय डियर हम लोगों ने डिस्कस किया रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में, और एक एक मेन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। साथ में रेजिस्टेंस वेल्डिंग के सभी टाइप को विथ डिटेल्ड हम लोगों ने पढ़ा। और इस तरीके से जब आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन सीट सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक माय डियर हम लोग क्या करेंगे, थर्मिट वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फ्रैक्शन वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इन सारी वेल्डिंग को माय डियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।